की तरह इस बार भी पीडीएफ अगर इस क्लास की आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप क्यूआर कोड स्कैन करके जा सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल का नाम LK आनंद टाइप करके आप जा सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग। ये रदरफोर्ड ने किया था। इसके प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु का मॉडल एज्यूम किया, यानी कि माना कि इस तरह का परमाणु होगा। तो उस मॉडल के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि यहाँ पे ज़्यादातर अगर एक नाभिक पे हम अध्ययन करें इस प्रयोग का तो ज़्यादातर अल्फा कण आर पार हो गए थे। किसके आर पार हो गए थे? सोने की पतली परत के। तो हमने माना या रदरफोर्ड ने माना कि जो भी अल्फा कण हैं, नहीं, जो भी परमाणु है वो ज़्यादातर भाग उसका खोखला है और उसका जो भी सारा द्रव्यमान है और जो उसका धनावेश है वो बिल्कुल सेंटर में केंद्रित है। यानी कि यहाँ पे ये धनावेशित भाग है और बाकी सब जगह खाली है। और इस खाली जगह में ही उसने कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित हैं और वो स्थिर नहीं है, चक्कर लगा रहे हैं। अब इसकी त्रिज्या की परिकल्पना भी उसने की थी कि जो ये नाभिक की त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर और जो एक कक्षाओं की त्रिज्या है वो जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित हैं वो 10⁻10 मीटर। अब ये कितना होता है? अगर हम 1 मीटर ले दूरी और 1 मीटर के भाग करने हैं हमें 10⁻15, यानी कि 10 के आगे 15 बार ज़ीरो लगानी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 मीटर के जब इतने लाख करोड़ अरब भाग होंगे तब एक परमाणु की हमें त्रिज्या या व्यास, एक परमाणु का हमें व्यास, नाभिक का व्यास मिलेगा। और अगर हम इसमें से 5 जीरो हटा दें तो ये 10⁻10 हो जाएगा या 1/10⁻10। ये इस पूरे नाभिक का व्यास होगा और इस पूरे परमाणु का व्यास होगा। अब यहाँ पे माइनस में उल्टा चलता है, यानी कि ये संख्या छोटी आएगी और ये संख्या बड़ी आएगी। ये बड़ी वाली संख्या परास यानी कि व्यास है पूरे परमाणु का, और ये बड़े वाली संख्या, छोटे वाली संख्या जो कि -15 है, वो इस नाभिक के व्यास को दर्शा रहा है। यह अनुमान था रदरफोर्ड का। तो यही मॉडल उसने रदरफोर्ड साहब ने दिया था। इस मॉडल में कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए फिर बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो वो कमियां हम देख लेते हैं। कमियों में परमाणु का स्थायित्व और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। कमियों में इन्होंने क्या बोला था? कमियों में इन्होंने कहा था कि जो परमाणु का स्थायित्व, इस पे सवाल उठाए थे। जिस तरह का मॉडल रदरफोर्ड ने दिया उसमें और वैज्ञानिकों ने जो कमी निकाली, उस कमी के आधार पर पहली कमी ये थी कि ऐसे तो परमाणु का स्थायित्व ही नहीं होगा। और वो उन्होंने किस आधार पर कहा था? उन्होंने कहा था कि मान लो ये परमाणु है, बीच में धनावेशित भाग है जिसमें प्रोटॉन है और यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अभी समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनाया है। तो जब ये चक्कर लगाएगा तो ये एक विद्युत आवेशित कण है, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था, और वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है। और रदरफोर्ड ने ये भी कहा था कि इस पे अभिकेंद्र बल लग रहा है जो इसे कक्षा में रोके हुए है। अब इस तरीके अभिकेंद्र बल का मतलब है कि इन
पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो आकर्षण है वो इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर नहीं जाने दे रहा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाता। इसलिए रदरफोर्ड ने और वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मान लो कि अगर ये धनावेशित कण है, मान लो क्या रदरफोर्ड के हिसाब से अगर ये धनावेशित कण है और वर्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जो अभिकेंद्र बल इस पर लग रहा है, जो इसे नाभिक की ओर आकर्षित कर रहा है, इस वजह से, इस तरीके से होने की वजह से जो विद्युत विज्ञान है उसमें कहा गया है कि कोई भी धनावेशित कण जब वर्तीय पथ पे चक्कर लगाता है तो अपने में से ऊर्जा उत्सर्जित करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, और ऐसा इलेक्ट्रॉन को भी करना चाहिए। और अगर वो ऊर्जा को अपने में से बाहर निकाल रहा है तो धीरे धीरे ये कक्षा बड़ी से छोटी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे, आपस में डिस्चार्ज हो जाएंगे और परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल था इस मॉडल पे जिसकी रदरफोर्ड ने व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब इस रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम आप जो परमाणुओं द्वारा मतलब धनावेश या ऋणावेश द्वारा जो स्पेक्ट्रम दिखाया जाता है, स्पेक्ट्रम का जो नेचर दिखाया जाता है, वो आप आने वाले हेडिंग्स, आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में, ज़रूरी नहीं कि हर परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इसमें पहले मैं दोबारा बना लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज बीच में और काफ़ी सारी कक्षाएं हैं इसमें, यहाँ मैंने 3 बनाई हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन है। अब तीनों की कक्षाएं अलग अलग हैं। तीनों के घूमने की गति के कारण इन्हें जो एक चक्कर लगाने में लगा समय है वो सबका अलग अलग होगा। यानी कि सिंपल तरह से अगर मैं कहूँ तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। मान लीजिए ये एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड लेता है ये वाला। अब क्योंकि ये 1 सेकंड में 1 चक्कर लगा रहा है तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ज़्यादा कुछ अलग होगी इस वाले से। तो यही कारण है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जब सब अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि जो आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित कण है, वो वर्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा और ये उत्सर्जन हर एक इलेक्ट्रॉन से होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो सतत आना चाहिए यानी कि कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन इन सभी से एक ही तरह का कह लो एक लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में एक लाइन हमें मिलती है। तो ऐसे क्यों होता है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए अपने मॉडल से। तो यहाँ पे ये 2 जगह रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। अब इसकी व्याख्या करेंगे बोहर। तो अब हम पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसे ही संशोधित करके रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर ने क्या बताया कि यहाँ पे जो दिक्कत आ रही थी परमाणु के स्थायित्व की, यहाँ सबसे पहली दिक्कत थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर क्यों नहीं रहा। इसे इन्होंने अपने कुछ प्रयोग किए, वो प्रयोग आपको नहीं जानने, आपको सिर्फ ये निष्कर्ष पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो इसमें क्या है, ये m तो है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये v वेग है इलेक्ट्रॉन का, ये r त्रिज्या है उस कक्षा की जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो नाभिक से लेके ये बाहर वाली जो कक्षा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
ये होगी r, ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी r होगी। तो जिस भी इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे उसकी r हमें पता होनी चाहिए। तो इन तीनों की गुणा करके क्या मिलेगा, द्रव्यमान वेग और त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या की गुणा करके हमें मिलेगा कोणीय संवेग। तो बोहर ने क्या कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो प्लांक नियतांक यानी कि h/2π यानी कि h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब n का मान या तो कोई भी पूर्णांक हो, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे ही चलता रहे, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगी। ये फॉर्मूला दे के बोहर साहब ने ये बताया कि अगर प्लांक नियतांक बटे 2π इसके पूर्ण गुणज में, यहाँ से अच्छा हम त्रिज्या निकाल सकते हैं कक्षा की। अगर हमें वेग और द्रव्यमान पता है, प्लांक नियतांक हमें पता ही है, इसका मान पाई का मान 22/7 होता है। n हमें कक्षा की संख्या पता होनी चाहिए कि किस कक्षा के लिए हम मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी, तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि नाभिक से अगर इतनी दूरी पर होगा, जो भी r का मान आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी, यानी कि वो नाभिक के अंदर नहीं गिरेगा, वो अब उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, कोई एनर्जी लॉस या ऊर्जा की हानि नहीं होगी। तो इस तरीके से व्याख्या करी गई थी, संशोधित करा गया था परमाणु के स्थायित्व का। इसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे उत्तेजित होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अगर फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, ये बीच में यहाँ पे मैं नाभिक बना देता हूँ, बाहर इसके इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर वाली कक्षा है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब क्या कहा बोहर ने, जब मान लो कोई फोटोन आया और इस पर पड़ गया, इसे अपनी ऊर्जा दे दी h², फोटोन की जो ऊर्जा थी वो h², वो इसने दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, उत्तेजित होके ये बाहर वाली कक्षा में जा सकता है। कितने समय के लिए? ये जा सकता है 10⁻⁸ सेकंड के लिए, लगभग नैनो सेकंड में माना जाएगा आपका, 10 नैनो सेकंड के लगभग। तो इतने कम समय के लिए बाहर वाली कक्षा में जाएगा और इसे फिर वापस आना पड़ेगा। वापस क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि तब इसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। इसका मान भी उन्होंने निकाल के बताया कि मान लो, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्लाइड, तो इसके बारे में बताया उन्होंने। तो इस उत्तेजना के कारण फोटोन को जो ऊर्जा मिली और जो अगली कक्षा में गया, इसके ऊपर एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जो h² है, जो फोटोन की ऊर्जा है, वो किसके बराबर होगी, या वो निकालने का तरीका क्या है। अगर हम इस तरीके से देखें तो मान लो कि E1 कोई ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन के पास पहले से, अब उसकी ऊर्जा बढ़ गई, मान लो E2 हो गई। अगर मैं बढ़ी हुई ऊर्जा में से घटा दूं पहले की ऊर्जा, तो मेरे पास वो फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं h² के बराबर, क्योंकि एक फोटोन के पास जो ऊर्जा होती है उसकी आवर्ती और प्लांक नियतांक का गुणनफल होती है, वो होता है h²। तो ये फॉर्मूला दिया था बोहर ने।